औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे शहज़ादों और प्यारी शहज़ादियों। तो खुश आमदीद मेरे न्यू लेक्चर में। ठीक है, वेलकम टू दी BSN स्मार्ट स्टडी, ऑलवेज स्मार्ट वर्क, डू नॉट हार्ड वर्क। तो जिस तरीके से पिछले जो मैंने लेक्चर अपलोड किया था उसमें हम लोगों ने अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था। ठीक है, उसी से हम लोग आगे अब कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमारे पास आ रहा है सबसे पहले ट्रेकिया। क्या आ रहा है? ट्रेकिया। ट्रेकिया का दूसरा नाम हमारे पास क्या है? वाइंड पाइप। क्या नाम है इसका? वाइंड पाइप। ठीक है। The inner wall of the trachea is lined with ciliated mucous membrane with many goblet cells that serve to trap incoming particles. ठीक है, तो मतलब ट्रेकिया क्या है कि इसकी जो इनर वॉल है, किसकी? ट्रेकिया की जो इनर वॉल है वो सीलिएटेड है। सीलिएटेड मतलब बिल्कुल, आपने सीलिया का नाम सुना होगा ना, जो बिल्कुल छोटे छोटे बाल नुमा स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या होता है कि जो हमारे ट्रेकिया होते हैं उसकी जो इनर लाइनिंग होती है, अंदर जो मेम्ब्रेन होती है वो म्यूकस की होती है, उसमें सीलिया लगे हुए होते हैं। क्या लगे हुए होते हैं? सीलिया लगे हुए होते हैं। उसके अलावा गॉबलेट सेल लगे होते हैं। क्या लगे हुए होते हैं? गॉबलेट सेल। इनका काम क्या होता है कि जो एयर अंदर आ रही है उसमें अगर कोई पार्टिकल आ गया है साथ में, तो ये उनको क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं। द ट्रैकियल वॉल इज सपोर्टेड बाय 20 इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग्स। अच्छा, हमारे जो ट्रेकिया है वो किस चीज़ से सपोर्ट हुआ है? तो हमारे पास कार्टिलेजियस रिंग्स है। क्या है? कार्टिलेजियस रिंग्स है, जो कि इनकम्प्लीट है। क्या है? प्रॉपर रिंग नहीं है। एक जैसे होता है ना, रिंग गोल होता है, नहीं, तो वो कंप्लीट होता है। इनकम्प्लीट मीन के प्रॉपर गोल सी रिंग नहीं बनी हुई। ठीक है, ये इनकम्प्लीट रिंग होती है। और टोटल क्वांटिटी में कितनी है हमारे पास? 20 इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस रिंग्स है। ठीक है, जिस तरीके से आप यहाँ स्ट्रक्चर पे देख सकते हैं, ये बिल्कुल सर्कुलर नहीं है, बिल्कुल गोल एक नहीं है, इनकम्प्लीट है। कहीं पर देखो ये डबल हुई हुई है, तो कहीं पर ये क्या हुई हुई है? सिंगल हुई हुई है। फिर हमारे पास ट्रेकिया आगे जाके डिवाइड होता है ब्रोंकाई में। ट्रेकिया किस चीज़ में डिवाइड होता है? ब्रोंकाई में। किस चीज़ में? ब्रोंकाई में। ठीक है। द ब्रोंकाई आर टू मेन एयर पैसेज इनटू द लंग्स। मतलब जो ट्रेकिया आएगा वो आगे जाके डिवाइड होगा ब्रोंकाई में, जो कि 2 पाइप्स होंगी, और एक पाइप यानी कि एक ट्यूब एक लंग में जाएगा। ठीक है, एंटर करेगा। दे आर कंपोज्ड ऑफ द राइट प्राइमरी ब्रोंकस एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। किस किस चीज़ से बने? राइट प्राइमरी ब्रोंकस से बनेगा और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस से। राइट प्राइमरी ब्रोंकस का क्या काम होगा? लीडिंग टू द राइट लंग। राइट प्राइमरी ब्रोंकस कहाँ जाएगा? देखो, पहले आया ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड देन ब्रोंकस। राइट प्राइमरी ब्रोंकस जाएगा राइट लंग में एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस जाएगा लेफ्ट में। ठीक है, फिर इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है? द ब्रोंकाई ट्री है। क्या है? ब्रोंकाई ट्री है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं पहले हमारे पास है ट्रेकिया, ट्रेकिया के पास हमारे पास ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद हमारे पास क्या है? ब्रोंकस यानी कि ब्रोंक्यूलोस। देन उसके पास हमारे पास क्या आएगा? एल्वुलाई एंड देन एल्वियोलस। ठीक है। The bronchial tree consists of branch tube leading from the trachea to the alveoli। मतलब ट्रेकिया से लेकर एल्वियोलाई तक का जो सफ़र है, इसमें जितनी भी चीज़ें आ रही है वो किस चीज़ का पार्ट है? हमारे पास ब्रोंकाई ट्री का। अच्छा, यहाँ पर MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात इंपॉर्टेंट है कि MCQs इस तरीके से आ सकता है कि उन्होंने लिखा होगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सीक्वेंस ऑफ ब्रोंकाई ट्री। ठीक है, ये सवाल होगा और उन्होंने क्या दिए होंगे? 4 या 5 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक ऑप्शन की सीक्वेंस बिल्कुल ठीक होगी और बाकियों की सीक्वेंस क्या होगी? ऊपर नीचे होगी, कोई ना कोई चेंजेस होगी। तो आप लोगों ने प्रॉपर सीक्वेंस याद करनी है, जिसकी वजह से आप लोगों का MCQs क्या हो सकता है? अच्छे से अटेम्प्ट हो सकता है। ठीक है, देन नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाएंगे। द ब्रोंकाई ट्री, वही ये हम लोगों ने पढ़ लिया। द ब्रोंकाई ट्री बिगेन विद द 2 प्राइमरी ब्रोंकाई ईच लीडिंग टू अ लंग। वही बात है कि ब्रोंकाई जो है वो क्या होगा? जो हमारा ट्रेकिया है वो ब्रोंकाई में डिवाइड होगा एंड देन वो एक एक लंग में चला जाएगा। द ब्रांच ऑफ द ब्रोंकाइल ट्री फ्रॉम द ट्रेकिया आर राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। दीज फर्दर सब डिवाइड अंटिल ब्रोंक्यूलोस गिव राइज टू द एल्वियोलर डक्ट which terminate into alveoli। वही बात जो ऊपर अभी हम लोगों ने डिस्कस की पीछे, वही बात सिंपली इन्होंने दोबारा कही कि पहले क्या आएगा? ट्रेकिया, देन ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलोस, alveolar ducts, then alveoli। ठीक है, it is through the
थिन एपिथेलियल सेल ऑफ द एल्वुलाई। और ये किसके जरिए होगा, यहाँ पे क्या होता है, एक थिन एपिथेलियल सेल होता है, ठीक है, एल्वुलाई का। अब हमारे पास आते हैं मेनली लंग्स की तरफ, ठीक है। द पेयर सॉफ्ट स्पंजी कोन शेप लंग्स separated medially by the mediastinum and are enclosed by the diaphragm and thoracic cage। हमारे पास लंग क्या है, पेयर्ड है, पेयर्ड मतलब जोड़ी की सूरत में, ठीक है, पेयर्ड है हमारे पास। उसके अलावा ये स्पंजी है, कौन शेप है, एक दूसरे से सेपरेट हुए हैं। ये भी आपका एमसीक्यू आ सकता है कि द बोथ लंग्स आर सेपरेटेड बाय डैश, तो आप लोग क्या लिखोगे, मिडास्ट्रियम। मिडास्ट्रियम में वो जैसे मिडास्ट्रियम की जगह वो मिड क्लेविक्यूलर स्पेस दे सकते हैं, या फिर मिडस्ट्रंस मतलब कुछ भी आपका इससे मिलता जुलता कोई भी आपको क्या दे देंगे, वो जैसे कि मिड स्टर्नम लाइन हो गई, तो इस तरह आपको दे देंगे। आप लोगों ने मिडास्ट्रियम पे क्या करना होगा, टिक करना होगा, ठीक है। तो मिडास्ट्रियम वो एरिया है जो कि दोनों लंग्स को एक दूसरे से सेपरेट करता है। एंड आर इनक्लोज बाय द डायफ्राम एंड थोरेसिक कैविटी, यानी कि एंड थोरेसिक केज। ये जो लंग्स है ये नीचे की साइड से अगर देखा जाए तो डायफ्राम से क्या है, डायफ्राम ने इनक्लोज किया हुआ है। डायफ्राम इसको एब्डोमिनल कैविटी से डिफरेंट करता है, सेपरेट करता है, जबकि थोरेसिक केज एक प्रिंजे की तरह काम कर रहा है और लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। 2 लेयर ऑफ सिरस मेम्ब्रेन कलेक्टिवली नोन एज अ प्लूरल मेम्ब्रेन इनक्लोज द प्रोटेक्ट ईच लंग। अगर हम एक एक लंग की बात करें, हमारे पास 2 लंग है, हर एक मतलब दोनों एक लंग और दूसरे लंग को 2 लेयर से क्या किया गया है, कवर किया गया है। क्या किया गया है, कवर किया गया, मतलब इनके ऊपर 2 लेयर्स है मेम्ब्रेन की। और कौन सी मेम्ब्रेन है, सिरस मेम्ब्रेन है, जिसका हम क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। इज इट क्लियर। ये प्लूरल मेम्ब्रेन क्या करती है, इसमें हमारे पास प्लूरल फ्लूइड होता है जो कि हमारे लंग्स को शॉक से बचाती है। किससे बचाती है, शॉक से बचाती है, ठीक है। फिर हमारे पास है पैराइटल प्लूरा, आउटर लेयर अटैच टू द थोरेसिक कैविटी। अगर हम पैराइटल की बात करें तो जो लंग्स का आउटसाइड वाली मेम्ब्रेन है, कौन सी, लंग की बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है जो कि थोरेसिक कैविटी को टच कर रही है, मतलब अगर बाहर की तरफ से देखें तो सबसे पहली वाली जो मेम्ब्रेन है वो पैराइटल प्लूरा है। अगर हम विसरल प्लूरा की बात करें तो वो क्या होगी, लंग के अंदर जो हमें नज़र नहीं आएगी, लंग के अंदर होगी, जो कि विसरल पार्ट्स को क्या करेगी, अटैच करेगी, टच होगी, तो इसको हम विसरल प्लूरा कहते हैं। तो हमारे पास प्लूरल मेम्ब्रेन क्या है, एक मेम्ब्रेन है जो कि लंग्स की प्रोटेक्शन करती है। इसके 2 पार्ट्स है, पैराइटल प्लूरा, विसरल प्लूरा। पैराइटल प्लूरा कौन सा होता है, जो आउटसाइड है, विसरल प्लूरा जो इनसाइड है। इज इट क्लियर। फिर हमारे पास है, जिस तरीके से अगर हम लोब्स की बात करें तो ये भी एमसीक्यूज़ लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारे टाइम पे भी आया था लोब्स का एक क्वेश्चन, लेकिन वो लीवर के बारे में था, ठीक है। तो मे बी आपके यहाँ रेस्पिरेटरी में लंग के लोब्स का पूछा जा सकता है। तो आपने याद रखना है कि सवाल में ये भी पढ़ना है कि वो कौन सी लंग की बात कर रहा है, राइट और लेफ्ट। अगर हम राइट की बात करें तो राइट के हमारे पास 3 लोब्स हैं। राइट के हमारे पास कितने लोब्स हैं, 3 लोब्स हैं, जबकि लेफ्ट के हमारे पास कितने लोब्स हैं, 2 लोब्स हैं, ठीक है। फिर इसी तरह अगर हम बात करें कि ये तो हमारे पास मेजर लोब्स हो गए। फिर अगर हम पार्टीशंस की, रीजन्स की बात करें तो अगर इस तरह आप डायग्राम में गिन सकते हैं तो देखिए राइट पे हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट पे 8 है, जबकि लेफ्ट पे कितने हैं, 7 है, ठीक है। रीजन्स की बात कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास है द 2 organ that extract oxygen from inhale air and expel carbon dioxide in exhale air। मतलब लंग्स क्या है, ये ऑर्गन्स है, 2 ऑर्गन है जिनका काम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर भेजना और ऑक्सीजन को अंदर एब्जॉर्ब करना। दिस इज द मेन एंड प्राइमरी ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। लंग्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन और प्राइमरी काम करता है। द ब्रोंकस एंड लार्ज ब्लड वेसल एंटर ईच लंग। हमारे पास जो ब्रोंकस है और ब्लड वेसल्स वगैरह है, ये क्या हो रहे हैं, लंग में एंटर हो रहे हैं। इस तरीके से आप ये प्रॉपर इस डायग्राम में नेक्स्ट स्लाइड पे देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से यहाँ पे ब्रोंकाई ट्री बनी हुई है। देखिए, ट्रेकिया, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूलोस, फिर हमारे पास एल्वुलर ट्रैक एंड देन एल्वुला एंड देन प्रॉपर लंग्स आ गया हमारे पास, ठीक है।
फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, लोब्स ऑफ द लंग्स। The right lung has 3 lobes. The right lung has 3 lobes. The left lung has 2 lobes. वही बात जो हमने ऊपर डिस्कस कर दी। Each lobe is composed of lobules. एक एक लोब की अगर हम बात करें तो ये लोब्यूल्स से बना है। किस चीज से बना है? लोब्यूल्स से। That contain air passage, alveoli, nerves, blood vessels, lymphatic vessel and connective tissue. और इन लोब्यूल्स में हमारे पास क्या क्या पाया जाता है, मतलब कौन कौन सी चीज़ों पे ये कंसिस्ट है, तो वो हमारे पास है एल्वियोलाई, नर्व्स, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल एंड कनेक्टिव टिश्यू। क्या क्या है? एल्वियोलाई, गुड, नर्व्स, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल एंड कनेक्टिव टिश्यूज। इज इट क्लियर? फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे अगर आए तो ऊपर हम लोगों ने प्लूरल कैविटी को डिस्कस किया था, तो इस तरीके से आप देखें, ये इन्होंने राइट एंड लेफ्ट लंग दिया हुआ है। मैं इस डायग्राम की बात कर रही हूँ जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें तो डबल मेम्ब्रेन है। कि कौन सी मेम्ब्रेन है? डबल। तो इसमें जो मेम्ब्रेन इनर साइड पे है वो हमारे पास विसरल है, और जो आउट साइड पर है वो हमारे पास क्या है? पेराइटल है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाएंगे, द प्लूरल कैविटी, a layer of serous membrane between the visceral pleura and the parietal pleura. सेम एज इट इज जो हमने कहा कि 2 डबल मेम्ब्रेन है, जिसमें से एक पेराइटल है और एक हमारे पास विसरल है। इट कंटेन a lubricating fluid secreted by the membrane that prevent friction between the membrane and allow their easy movement on one another during breathing. अच्छा, क्योंकि लंग्स क्या कर रहे हैं, जब ब्रीथ करते हैं तो ये कॉन्स्ट्रैक्ट होते हैं एंड रिलैक्स होते हैं, मूवमेंट होती है, तो चांसेस होते हैं कि लंग्स रिब्स के साथ क्या हो, फ्रिक्शन खा ले। तो इस फ्रिक्शन से बचने के लिए अल्लाह ताला ने इन मेम्ब्रेन में क्या किया है? एक फ्लूइड को पैदा किया है। क्या किया है? फ्लूइड को रखा है, जो कि कहाँ से सिक्रीट हो रही है? हमारे पास मेम्ब्रेन से सिक्रीट हो रही है, जो कि क्या करती है? ड्यूरिंग ब्रीथिंग लंग्स को फ्रिक्शन से बचाती है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आए तो हमारे पास है एल्वियोलाई। क्या है? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई बहुत छोटा बेसिक यूनिट है हमारे पास लंग का, ठीक है। दे आर कप शेप। अच्छा, इसका भी एमसीक्यूज आ सकता है कि विच पार्ट ऑफ द लंग और रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कप शेप, ठीक है। तो दे आर कप शेप, आउट pouching lined by epithelium and supported by a thin elastic basement membrane. क्या है? कह रहे कि ये कप शेप है। क्या है? कप शेप है और पाउच की तरह है। क्या है? पाउच की तरह है। और इसकी जो लाइनिंग है किस चीज़ की बनी हुई है? एपिथेलियम की बनी हुई है। किस चीज़ की? एपिथेलियम और एंड सपोर्ट किस चीज़ से हुआ? इलास्टिक बेसमेंट मेम्ब्रेन से। कौन सी मेम्ब्रेन से? इलास्टिक बेसमेंट में। तो अगर आप देखें तो एक छोटी सी लाइन में बहुत सी चीज़ें डिस्कस हुई है। एक कप शेप है, दूसरा पाउचिंग लाइन है, दूसरा एपिथेलियम सेल है। इसमें जितने भी सेल्स लाइन हुए हुए हैं वो कौन से? एपिथेलियल सेल है। इसको सपोर्ट किसने किया? इलास्टिक बेसमेंट मेम्ब्रेन ने। विद दैट यू कैन इमेजिन हैविंग बंच ऑफ ग्रेप विद ईच ग्रेप इंडिकेट एंड एल्वियोलाई। कह रहे हैं कि अगर आपने कभी अंगूरों यानी ग्रेप्स का गुच्छा देखा है, क्लस्टर कभी देखा है, तो उसमें वो जो एक ग्रेप्स है ना, वो एक एल्वियोलस को क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। मतलब अगर आप एक अनार कह रही हूँ, सॉरी, अगर हम ग्रेप्स की बात करें तो ग्रेप्स का जो एक हमारे पास एक ग्रेप होता है, अगर उसको हम देखें तो वो बिल्कुल किसकी तरह होता है? एल्वियोलस की तरह होता है। Alveolar sac are 2 or more alveoli that share a common opening. कह रहे कि जो alveoli sac है वो 2 या 2 से ज़्यादा एल्वियोलाई आपस में मिलकर एक ओपनिंग भी बनाती है। मतलब ओपनिंग वो क्या करती है? शेयर करती है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर एक एल्वियोलाई की अपनी ओपनिंग होगी, नहीं, मे बी 3, 2, 4 एल्वियोलाई आपस में मिलकर एक ही ओपनिंग बना रहे हो, ठीक है। फिर हमारे पास है दिस इज वेयर द प्राइमरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस आकार, और मेनली कहाँ पर हमारे जो गैस एक्सचेंज होता है? एल्वियोलाई। देखिए, आप जरा अपनी मुट्ठी बंद करें आप जरा, हाँ ठीक है। आप अपनी लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बंद करें और दूसरे यानी कि राइट हैंड से उस मुट्ठी को अच्छे से पकड़ ले, टाइट करके पकड़ ली आपने। अब आपकी जो उंगलियों की ग्रिप है, देखिए वो उस मुट्ठी पर पकड़ी हुई है। तो जो मुट्ठी है इसको एल्वियोलाई समझे, और राइट हैंड की जो आपकी उंगलियां है इसको आप कैपिलरीज समझे। क्या समझे? ब्लड कैपिलरीज। तो ये ब्लड कैपिलरीज क्या करती है? इस एल्वियोलाई में से ब्लड के जरिए क्या करती है? ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींचती है, एब्जॉर्ब करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट आउट करा देती है, ठीक है।
फिर हमारे पास है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है, तो वो हमारे पास है द प्राइमरी पोर्शन ऑफ द ब्रेन स्टीम डेट कंट्रोल वेंटिलेशन आर द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एंड पोन्स। ये भी आपका एमसीक्यूज आ सकता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का वो कौन सा पार्ट है जो रिस्पॉन्सिबल है रेस्पिरेशन के लिए, तो उसका हमारे पास आंसर है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एंड पोन्स। विच वन? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एंड पोन्स। कौन कौन सा? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एंड पोन्स। ठीक है, क्लियर। अब हमारे पास मेन चीज़ें आ रही हैं कैपेसिटीज़ एंड वॉल्यूम्स। प्लीज़ इस पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें से अक्सर एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे द टाइडल वॉल्यूम। कौन सा? द टाइडल वॉल्यूम। अबाउट 500 ml इज द अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रिलैक्स ब्रीथिंग। मतलब मैं नॉर्मली अभी बैठी हुई हूँ, आप लोगों से बात कर रही हूँ, डिस्कस कर रही हूँ, लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ। नॉर्मली मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मीन्स ना मैं नर्वस हूँ ना मैं एक्साइटेड हूँ, एक नॉर्मल रूटीन है और मैं बैठी हुई हूँ। तो इस टाइम मेरी लंग्स की जो टाइडल वॉल्यूम होगा वो कितना है? मतलब 500 ml। मतलब नॉर्मली जब हम बैठे हुए होते, रिलैक्स हुए हुए होते, तो अगर हम इंस्पायरेशन के टाइम, इंस्पायरेशन मतलब नॉर्मली मैं बैठी हुई और मैं सांस को अंदर ले रही हूँ, तो मैं 500 ml लूँगी। कितना लूँगी? 500 ml। तो रिलैक्स ब्रीथिंग में 500 ml को अंदर लेना यानी कि इंस्पायर करना हमारे पास क्या कहलाता है? टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। क्या कहलाता है? टाइडल वॉल्यूम। क्या कहलाता है? टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि जब हम थक जाते हैं ना, टायर्ड हो जाते हैं, तो हम बैठ जाते हैं और रिलैक्स करते हैं। तो टाइडल से याद रखना टायर्ड। मैं बहुत टायर्ड हो गई। ठीक है, अब मैं टायर्ड हूँ तो मैं बैठी, मैं रिलैक्स हुई, मैंने आराम से ब्रीथ ली, रिलैक्स होके मैंने 500 ml अंदर इंस्पायर किया और इसको मैं क्या कहूँगी? टाइडल वॉल्यूम कहूँगी। क्या कहूँगी? टाइडल वॉल्यूम कहूँगी। ठीक है, इज इट क्लियर? अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, पूछ सकते हैं आप कुछ रिलेटेड टू लेक्चर। ठीक है, द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ऊपर हमने क्या पढ़ा? टाइडल वॉल्यूम। क्या पढ़ा? टाइडल वॉल्यूम टीवी। ये हमारे पास है। अच्छा, टाइडल वॉल्यूम को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जब हम टीवी देख रहे होते हैं तो हम रिलैक्स बैठे हुए होते हैं, तो टाइडल वॉल्यूम टीवी। रिलैक्स होकर जब हम ब्रीथ कर रहे होते हैं, हम 500 ml ले रहे होते हैं। अब हम बात करेंगे IRV। क्या? IRV यानी कि द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या है? द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। रिजर्व का मतलब क्या है? आप खुद अंदाजा लगा ले। ठीक है, तो अब आप देखें, अबाउट 3100 ml is the additional air that can be forcibly inhaled after the inspiration of a normal tidal volume। मतलब नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितना है? हम 500 ml लेते, लेकिन अगर मैं फोर्सफुली कोशिश करूँ कि मैं इस तरीके से ज़ोर से आप सांस लेने की कोशिश करें, जितना ज़्यादा आप अंदर ले सकते हैं, वो मैक्सिमम 3100 ml होता है। कितना होता है? 3100 ml। और इसी को हम क्या कहते हैं? द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम में हमें फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि हमें इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है? फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम समझ आ गया, आई होप। टाइडल वॉल्यूम में 500 हम नॉर्मली ले रहे हैं विदाउट फोर्स, जबकि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में हम क्या कर रहे हैं? 3100 ml ले रहे हैं, लेकिन बाय फोर्स। ठीक है, फिर हमारे पास है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नेक्स्ट स्लाइड। अबाउट 1200 ml। ठीक है, वो क्या था? इंस्पायरेशन। ये क्या है? एक्सपायरेशन। क्या है? एक्सपायरेशन यानी कि निकालना, बाहर निकालना। तो अबाउट 1200 ml इज द एडिशनल एयर दैट कैन बी forcibly exhaled after the expiration of a normal tidal volume। कह रहे हैं कि अगर इसको एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को आप देखें ना, तो ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बिल्कुल उल्टा है और वैल्यू थोड़ी चेंज है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि नॉर्मली टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मली अगर हम टाइडल वॉल्यूम की बात करें, तो मैंने जब एक्सपायर कर लिया, मतलब कि मैंने अगर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिया,
तो उसके बावजूद भी अगर मैं फोर्सफुली और भी कार्बन डाइऑक्साइड फोर्सफुली यानी कि एयर को बाहर निकालने की कोशिश करूं तो उसकी अमाउंट होती है 1200 ml और उसको हम कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जहां पर रिजर्व आएगा वहां पर फोर्स आएगा, जहां पर रिजर्व आएगा वहां पर फोर्स आएगा। उसके बाद हमारे पास है रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। अबाउट 1200 ml is the volume of air still remaining in the lung after the expiratory reserve volume is exhaled। कह रहे हैं कि अगर हम फोर्सफुली भी अगर हम एयर को बाहर निकालें उसके बावजूद भी हमारे लंग्स में 1200 ml का जो एयर है वो क्या होती है, वहाँ पर मौजूद होती है। क्या होती है? मौजूद होती है। क्योंकि अगर हम सारे एयर को एक साथ निकाल दें, अल्लाह ताला ने निज़ाम बहुत अच्छा बनाया है, इसलिए सारे नहीं निकलते। फॉर एग्जांपल अगर हम सारे निकाल दें तो हमारे तो लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे। तो इसलिए हमेशा जो रेजिडेंसी से आप रेजिडुअल वॉल्यूम निकालें कि 1200 ml हमेशा रहेगा। टोटल लंग कैपेसिटी, तो नाम से पता लग रहा है कि लंग की टोटल कैपेसिटी कितनी है। तो अबाउट 6000 ml इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन फिल द लंग्स। मतलब टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब ये है कि टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये जितने भी हमारे पास है इन तमाम वॉल्यूम्स को, इन तमाम कैपेसिटीज़, इन सब को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल क्या होता है, लंग कैपेसिटी। जिस तरीके से आप फॉर्मूले में देख रहे हैं कि टी.वी प्लस आई.आर.वी प्लस ई.आर.वी प्लस आर.वी इज इक्वल टू टी.एल.सी, यानी कि इन तमाम वैल्यूज़ को मिला के हमारे पास क्या आता है, टोटल लंग कैपेसिटी आता है। ठीक है। The vital capacity about 4800 ml is the total amount of air that can be expired after fully inhaling। यानी कि VC अगर हम बात करें वाइटल कैपेसिटी तो TV प्लस IRR प्लस ER यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 80% TLC, the value varies according to the age। वाइटल कैपेसिटी में क्या होता है कि इसमें टोटल अमाउंट कितनी होती है, 4800 की होती है। कितनी? 4800, जो कि हम क्या कर आफ्टर किसके, एक्सपायरेशन के बाद। ठीक है, जब मतलब हम एक्सपायर करते हैं आफ्टर फुली इनहेल, यानी पूरा इनहेल करने के बाद जब हम एक्सहेल करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके बहुत MCQs बनने के चांसेस है। फिर हम, और ये वेरी करता है एज टू एज। फिर नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है इंस्पायरेशन कैपेसिटी यानी कि IC। अबाउट 3600 ml इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड। तो क्या है कि अगर हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की बात करें कि हम टोटल कितना इंस्पायर कर सकते हैं, अंदर कितना ले सकते हैं, मैक्सिमम कितना अंदर हम ले सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, तो वो हमारे पास है 3600। कितना? 3600। प्लीज़ ये सारी चीज़ें आप नोट करते जाए, स्पेशली ये जो वैल्यूज़ है, क्योंकि ये बंदा अक्सर भूल जाता है। ठीक है, और ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी अबाउट 2400 ml इज़ द अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। कह रहे हैं कि अगर हम उसकी बात करें, नॉर्मली जब हम एक्सपायरेशन कर देते हैं तो 2400 ml फिर भी हमारे उसमें क्या कहते हैं, लंग्स में रहता है। ठीक है, फिर हमारे पास है डेड स्पेस। क्या है? डेड स्पेस हमारे पास है सम ऑफ द एयर इन द लंग्स डज नॉट पार्टिसिपेट इन द गैस एक्सचेंज। सच एयर इज लोकेटेड इन द एनाटॉमिकल डेड स्पेस विद इन ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूलोस दैट इज आउटसाइड द एल्वुलाई। कह रहे हैं कि अगर हम अपनी लंग की बात करें तो एल्वुलाई को छोड़ के हमारे लंग्स में कुछ स्पेस ऐसे है जिसमें एयर फिल्ड हुई हुई होती है, लेकिन वो एयर एक्सचेंज नहीं होती इतनी, मतलब वो बस वहाँ पर फिल्ड हुई हुई होती है, इसका और कोई खास फंक्शन नहीं होता। तो इसलिए हम उस स्पेस को डेड स्पेस कहते हैं, और वो एयर वहाँ पर इसलिए फिल हुई हुई होती है ताकि लंग कोलैप्स ना करे। ठीक है, अब हम समरी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर और उसके, अगर हम नोज यानी कि नेजल कैविटी की बात करें तो फंक्शन क्या है, वार्म, मॉइस्ट, फिल्टर एयर। इट इज इनहेल, मतलब एक तो ये वार्म करता है, मॉइस्ट करता है, फिल्टर करता है और इनहेलेशन में हेल्प करता है। फिर हमारे फेरिंग्स की तरफ, पैसेज वे फॉर एयर लीड टू ट्रेकिया। फेरिंग्स एक ऐसा हमारे पास वो है, स्ट्रक्चर है जिससे फूड भी जाता है और एयर भी जाती है। ठीक है,
फिर हमारे पास है लैरिंग्स, लैरिंग द वॉइस बॉक्स वेयर वोकल चॉर्ड आर लोकेटेड। लैरिंग्स क्या है, लैरिंग्स हमारे पास क्या है, लेरिंग्स में हमारे पास वॉइस बॉक्स मौजूद है। लेरिंग्स को हम दरअसल वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इसमें हमारे पास वोकल कॉर्ड मौजूद है, ठीक है, जो कि हमारे साउंड्स को क्या करती है, साउंड की पिच को कंट्रोल करती है और उसके लाउडनेस को, ठीक है। फिर हमारे पास है ट्रेकिया, ट्रेकिया को हम वाइंड पाइप भी कहते हैं। ट्यूब फ्रॉम फेरिंग्स टू ब्रोंकाई, ये फेरिंग्स से आती है और ब्रोंकाई में जाके डिवाइड हो जाती है। रिंग ऑफ कार्टिलेज प्रोवाइड स्ट्रक्चर कीप द वाइंड पाइप ओपन। ट्रेकिया के पास क्या होता है, कार्टिलेज होते हैं और कार्टिलेज का काम क्या होता है कि ये ट्रेकिया को क्या करती है, सपोर्ट देती है और उनको कोलैप्स होने से बचाती है। और ये इस काम के आती हैं, मतलब इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारा ट्रेकिया है वो ओपन रहे। ट्रेकिया इज लाइन्ड विथ फाइन हेयर कॉल्ड सीलिया विच फिल्टर एयर बिफोर इट ट्रेकिया। मतलब यहाँ पे सारी वो चीज़ें जो हमने ऊपर डिस्कस कर दी है कि ट्रेकिया में हमारे पास सीलिया होता है, म्यूकस होता है, जो कि पार्टिकल्स को, फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैप करता है। अगर हम बात करें फिर ब्रोंकाई, टू ब्रांचेस एट द एंड ऑफ द ट्रेकिया ईच लीड टू द लंग। कह रहे कि जो ब्रोंकाई है वो ट्रेकिया के एंड पार्ट है और ये ट्रेकिया आगे डिवाइड होता है टू ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई क्या होता है, लंग में जाके एंटर होता है। फिर हमारे पास है ब्रोंक्यूलोस, अ नेटवर्क ऑफ स्मॉलर ब्रांचेस लीडिंग फ्रॉम द ब्रोंकाई इनटू द लंग टिश्यू एंड अल्टीमेटली टू एयर सेल। कह रहे जो ब्रोंक्यूलोस है ये आगे जाके क्या करते हैं, ब्रांच होते हैं एल्वियोलाई में, किस चीज़ में, एल्वियोलाई में, और अल्टीमेटली जो एयर सेक है वहाँ पर ये जाकर पहुँचते हैं। फिर हमारे पास है एल्वियोलाई, द फंक्शनल रेस्पिरेटरी यूनिट इन द लंग वेयर गैसेस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज इंटर एंड एग्जिट द ब्लड स्ट्रीम। एल्वियोलाई का काम क्या है, एल्वियोलाई का काम ये होता है कि वहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो, एक्सचेंज हो एट द ब्लड लेवल, मतलब ब्लड से वो एब्जॉर्ब होगी एल्वियोलाई में और एल्वियोलाई से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होगा ब्लड में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने आराम से सुना और उम्मीद है कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक करें। अगर कोई चीज़ समझ ना आए, कुछ मुश्किल लगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हमारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर आपको पहुंचे तो आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। और उसके अलावा यहाँ पर मैंने क्या, ये रेफरेंसेस दी हुई है, इसमें से आप जो है ना डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह, अल्लाह पामान, बाय बाय।